ये कहानी शुरू होती है 3 सच्चे दोस्तों से। 3 दोस्त रवि, सुमित और नीरज शहर की भागदौड़ से थककर छुट्टी मनाने अपने गांव लौटते हैं। तीनों बचपन के साथी हैं, लेकिन तीनों की सोच अलग है। रवि, जिसे भूत प्रेत जैसी चीज पर यकीन नहीं। सुमित, जो थोड़ा डरपोक है, हर पुरानी बात को सच मानता है। और नीरज, जो हर चीज को तर्क से देखता है। तीनों सुनसान खेतों के बीच चलते हुए गांव के एक भूतिया तालाब की ओर जा रहे थे। तभी सुमित कहता है, याद है, यहीं से हम बचपन में तालाब तक भागा करते थे। दादी कहती थी वहां रात में कोई नहीं जाता। अरे सुमित, वो दादी तुम्हें डराने के लिए वैसा कहती थी, ताकि तुम घर से बाहर ना निकलो। यार सुमित, तू आज भी मानता है कि तालाब में मीरा का साया है? तुम नहीं जानते, 20 साल पहले मीरा इसी तालाब के पास से गायब हुई थी और उसके बाद से वहां कोई ज्यादा नहीं, और तब से कई लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं। ऐसा कहते ही तीनों चुपचाप आगे की ओर देखते हुए चलने लगते हैं। ऐसा लगता है सुमित की बातों ने थोड़ा सा डर अब रवि और नीरज के मन में भी डाल दिया है। तीनों तालाब के पास पहुंचते हैं और तालाब को शांति से देखते हैं। ये रात काफी डरावनी थी। जंगली कुत्ते भौंक रहे थे। यहां कुछ अजीब सी घुटन थी। ये सब कुछ नजरअंदाज करके तीनों तालाब के पास बैठे। रवि कहता है, ये भूत प्रेत, ये सब अफवाहें हैं। देखो, कुछ नहीं है यहाँ। तेरी बात तो सही है, लेकिन यहाँ कुछ महसूस हो रहा है। अरे छोड़ो, डर तो अपने दिमाग में होता है। ऐसा कहकर रवि हंसता है और पत्थर उठाकर तालाब में फेंक देता है। जैसे ही पत्थर पानी में गिरता है, छपाक की तेज आवाज आती है। फिर अचानक सन्नाटा छा जाता है। पानी में लहरें बनी। सुमित सांस रोककर कहता है, भाई सुना तुमने? ये क्या आवाज है? कोई रो रहा है। तभी नीरज कांपती आवाज में वो वही मीरा की आवाज है। तभी रवि धीरे से मोबाइल की टॉर्च लगाकर तालाब में देखने लगता है जहां हलचल थी। रवि कहता है, कौन है वहां? बाहर निकलो, कोई मजाक कर रहा है क्या? उसी वक्त पानी के भीतर से किसी का हाथ बाहर आता है। हाथ देख सुमित चीखते हुए कहता है, भागो भागो, यहाँ से मीरा है वहां, जल्दी भागो। तीनों भागते हुए तालाब के कुछ दूर जाते हैं। तभी रवि पीछे मुड़ता है। 1 सेकंड, मेरा फोन वही गिर गया है। रवि कहता है, तुम यही रुको, मैं मोबाइल लेकर आता हूँ। नीरज चिल्लाते हुए कहता है, रवि मत जा रवि। लेकिन रवि उसकी एक नहीं सुनता। और जब तालाब के पास जाकर रवि अपना मोबाइल उठाने जाता है, तभी तालाब से एक लंबा सफेद हाथ बाहर आता है और रवि के पैर को पकड़कर उसे पानी के अंदर ले जाता है। और रवि गायब हो जाता है। ना चीख, ना आवाज, बस हवा का शोर। और रवि गायब हो जाता है। सुमित और नीरज तालाब से थोड़ी दूरी पर यह सब दृश्य देख रहे थी। तभी कांपते हुए सुमित कहता है, मीरा उससे पानी में ले गई। मुझे डर लग रहा है, अब क्या होगा? नीरज धीमे स्वर में कहता है, मीरा? लेकिन वो तो 20 साल पहले मर चुकी। तभी अचानक पानी से फिर हंसने की आवाज आती है। नीरज और सुमित डर जाते हैं। सुमित भागने की सोचता है, लेकिन नीरज अपने दोस्त रवि को बचाना चाहता है। नीरज सुमित को कहता है, हम रवि को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अगर हम में से कोई रवि की जगह गायब होता तो रवि हमें बचाने जरूर आता। सुमित, अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो आओ, मैं जा रहा हूं। तभी सुमित को नीरज की बात सही लगी। रवि एक बहादुर लड़का है जो अपने दोस्तों पर जान छिड़कता है। ऐसे में सुमित को नीरज की बात सही लगी और दोनों डरते हुए तालाब की ओर जाने लगे। तालाब के पास जाते ही रवि को आवाज लगाते, रवि, रवि कहां हो भाई? रवि कहां हो भाई? तब सुमित को तालाब के पास रवि का मोबाइल दिखाई देता है। रवि मोबाइल उठाने के लिए झुकता है, तभी अचानक पानी में बुलबुले उठ रहे थे।
हर बुलबुले के साथ पानी थोड़ा सा ऊपर आता जा रहा था। अचानक पानी से एक लंबा सफेद हाथ पानी से बाहर निकलता है और तालाब के पास खड़े सुमित के पैर को पानी के अंदर खींचने लगता है। नीरज जल्दी से सुमित का हाथ पकड़ता। नीरज चीख कर कहता है, पकड़, मेरा हाथ मत छोड़। नीरज पास में पड़ी लकड़ी उठाकर सफेद पैर को मारने जाता है। तभी पैर पानी में भाग गायब हो जाता है। जैसे तैसे करके नीरज सुमित को तालाब में डूबने से बचाता है। सुमित बच जाता है, लेकिन उसका पैर लहूलुहान है। नीरज और सुमित दोनों गांव की तरफ जा रहे थे। कुछ दूरी पर जाकर सुमित अचानक गिर जाता है। सुमित का पैर जख्मी था। सुमित का शरीर ठंडा हो चुका है। आंखें हरी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था अब वो मीरा के वश में है। नीरज सुमित को उठाने की कोशिश करता है। तभी सुमित धीरे से कहता है, सुमित की आवाज बदल चुकी थी और तालाब की तरफ जा रहा होता है। तभी नीरज उसको पकड़कर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुमित नीरज को जोर का धक्का देता है और नीरज का सर एक पत्थर पर जाकर टकराता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। सुमित भागते हुए तालाब में जाता है और गायब हो जाता है। सुबह होती है, तब गांव वालों को सिर्फ नीरज मिला। वो भी बेहोश हालात में था। बाकी दो दोस्त कहीं नहीं थे। शहर के सरकारी अस्पताल में नीरज को होश आता है। होश आते ही नीरज नर्स से कहता है, सिस्टर, मैं कहाँ हूं और मैं यहाँ कैसे आया? मेरे दोस्त कहाँ हैं? तभी नर्स उसे बताती है, तुम्हारे दोस्तों का कुछ पता नहीं चला। तुम्हें गांव वाले यहाँ लेकर आए थे। ऐसे कहकर नर्स वहां से चली जाती है। नीरज वहीं रोते हुए अपने दोस्तों को याद कर रहा था। तभी एक सफेद परछाई उसके सामने आती है। परछाई नीरज को कहती है, अगर तुम्हें तुम्हारे दोस्त चाहिए तो मीरा को तालाब से मुक्त करना होगा। अगर तुम ऐसा करने में सफल होंगे तो तुम्हारे दोस्तों के साथ कई लोग जो तालाब के पास से गायब हुए हैं वो मिल जाएंगे। नीरज हकलाते हुए कहता है, मुक्त करना होगा? कौन हो तुम? मैं गांव का रक्षक हूँ जिसे तुमने कभी देखा नहीं। मीरा की आत्मा भटक रही है। नीरज, उसका शरीर 20 साल पहले खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। उस अन्याय को मिटाओ और वह तुम्हारे दोस्तों को लौटा देगी। कौन सा अन्याय? क्या हुआ था मीरा के साथ? परछाई कहती है, इसका जवाब तुम्हें खुद खोजना होगा। आज पूर्णिमा की रात है, समय कम है। तुम्हारे दोस्त मीरा के तालाब में हैं। उन्हें बचाने के लिए तुम्हें तालाब के पानी के नीचे की सच्चाई जाननी होगी। पूर्णिमा की रात जो आज है, उसके बाद वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और तुम्हारे दोस्त भी। परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। कमरे में सिर्फ नीरज और डर का सन्नाटा रह जाता है। नीरज खुद से ही बात करते हुए कहता है, मुझे गांव जाना होगा। मुझे रवि और सुमित को बचाना होगा। नीरज दर्द के बावजूद बिस्तर से उतरता है और बिना किसी को बताए अस्पताल से निकल जाता है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा है। मीरा, अन्याय, 20 साल पहले, तालाब, सब उसके दिमाग में चल रहा था। नीरज बस स्टैंड पर जाकर रुकता है। तभी बस आती है। नीरज बस में बैठ जाता है। बस तेजी से गांव की तरफ जा रही थी और नीरज सोच और बढ़ती जा रही थी। नीरज सोचता है कि अब मीरा के साथ क्या हुआ, कैसे पता चलेगा। तभी उसे याद आता है, सुमित ने एक बार उसे कहा था, गांव के बाबा किशन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। उन्हें मीरा की कहानी के बारे में पता है, जो जंगल की पुरानी हवेली में रहते हैं। नीरज गांव पहुंचकर वह सीधा अपने घर नहीं जाता, बल्कि एक पुरानी हवेली की तरफ जाता है, जहां गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा किशन रहते हैं। हवेली में अंधेरा है, धूल जमी हुई है। डरते हुए किसी तरह नीरज हवेली के अंदर जाता है। बाबा किशन एक चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। नीरज झुककर प्रणाम करते हुए कहता है, बाबा, मुझे आपसे मीरा के बारे में जानना है। 20 साल पहले क्या हुआ था?
बाबा किशन लंबी सांस खींचकर कहता है, उसका जिक्र भी मत कर बेटा, वह हमारे गांव का शाप है। मुझे पता है कि वह भटकी हुई है, मुझे बस सच बताइए, क्या हुआ था उसके साथ? बाबा किशन कहते हैं, मीरा बहुत सुंदर थी। वह सुधीर नाम के एक नेक लड़के से प्यार करती थी। गांव के मुखिया का बेटा विनय उस पर बुरी नजर रखता था, लेकिन मीरा ने उसे हमेशा ठुकराया। एक दुर्भाग्यपूर्ण पूर्णिमा की रात थी। मीरा और सुधीर चोरी छिपे तालाब के किनारे मिले थे। विनय ने उन्हें वहीं देख लिया। ईर्ष्या की आग में जलकर वह पीछे से आया और सुधीर को एक भारी डंडे से मारा। सुधीर वहीं ढेर हो गया। जब मीरा ने यह देखा और चीखने लगी, विनय डर गया। उसे लगा अब मीरा गांव वालों को बताएगी और उसकी बदनामी होगी और जेल भी होगी। इसी डर से विनय ने उसी डंडे से मीरा पर भी हमला किया। उसने दोनों को वहीं ढेर कर दिया। फिर उसने दोनों के शरीर तालाब के गहरे कीचड़ में दबा दी और सबको यह झूठी कहानी सुनाई कि वे दोनों भाग गए हैं। तभी नीरज गुस्से और दुख से मुट्ठी बांधते हुए कहता है, दो लोगों का मार दिया और वो आज भी मुखिया बनकर घूम रहा है। तब बाबा किशन कहते हैं, विनय बहुत ताकतवर है, उसके डर से सब चुप रहे। लेकिन गांव तब से ही अभिशप्त है। हर पूर्णिमा की रात विनय ही सबसे ज्यादा तालाब की दूर से रखवाली करता है ताकि यह राज कभी बाहर ना आए। तब से आज तक मुखिया तालाब के पास नहीं गया और जो तालाब के पास गया है वो वापस नहीं आया, खासकर रात के समय। अगर तुम किसी तरह से विनय को तालाब के पास ले गए तो मीरा अपना काम कर लेगी और वो भी मुक्त हो जाएगी। बाबा की बात सुन नीरज वहां से निकलता है। रात गहरी हो चुकी थी। नीरज सोचते हुए हवेली के बाहर आता है। तब उसे एक विचार आता है कि विनय को तालाब के पास कैसे लाना है। नीरज अब सीधा मुखिया विनय के घर जाता है। विनय घर पर नहीं है। तभी नीरज को याद आता है कि विनय हमेशा पूर्णिमा की रात में तालाब के पास जाता है ताकि कोई वहां न जा सके। नीरज तालाब की ओर भागता है। वह दूर से देखता है कि विनय तालाब से दूर एक हाथ में एक मशाल लेकर सिगरेट पीते हुए खड़ा है। नीरज विनय के पास जाता है। तभी विनय कहता है, अरे नीरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अस्पताल में होना चाहिए। तभी नीरज कहता है, नहीं, अब मैं ठीक हूँ। मैं तो बस आपसे पूछने आया था कि मेरे दोस्तों का कुछ पता चला कि नहीं। क्या बताए नीरज बेटा, जो भी तालाब के पास जाता है उसका कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए तो मैं यहाँ मुखिया होने के नाते तालाब की रखवाली करता हूँ ताकि वहाँ कोई जा न सके। तभी नीरज सोचता है, अगर इसे तालाब के पास ले जाना है तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तब नीरज कहता है, मुखिया जी, जब हम तीनों दोस्त मेन सुमित और रवि जब तालाब के पास गए थे तब वहाँ इंसान का एक कंकाल किनारे के पास पड़ा हुआ दिख रहा था। गले में लकड़ियों जैसे गहने और कुछ दिख रहा था। शायद वो मीरा का कंकाल होगा। अरे नीरज, वो मीरा तो भाग गई कई सालों पहले। ये कहानियां गांव वालों की बनाई हुए हैं। तुमने किसी जानवर का कंकाल देखा होगा। तुम पढ़े लिखे हो भाई, इन गांव वालों की बातों पर ध्यान मत दो। नीरज कहता है, ठीक है मुखिया जी, चलो मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर नीरज वहां से चला जाता है। तभी विनय मन में सोचता है, अगर सच में मीरा का कंकाल बाहर आया है तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सुबह कोई देख लेगा तो पुलिस का बखेड़ा अलग से होगा। और ना चाहते हुए भी विनय को तालाब के पास जाने लगता है। जब विनय तालाब के पास जाता है तभी पीछे से नीरज भी आता है। नीरज कहता है, मुखिया विनय, तुम क्या छुपा रहे हो? विनय चौंक कर पीछे मुड़ता है। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा है। नीरज के बच्चे, तूने मुझे झूठ बोला। कहाँ है कंकाल? तभी नीरज कहता है,
मैं मीरा का सच जानता हूं। तुमने उसे मारा था 20 साल पहले, और अब तुम वहां कुछ दबाने आए हो ताकि कोई और राज ना खुल जाए। बकवास बंद करो। तुम्हारे दोस्त पागल हो गए थे और पानी में कूद गए। अब तुम भी वहीं जाओगे। विनय मशाल से नीरज पर हमला करने की कोशिश करता है। नीरज किनारे पास में पड़े एक मोटे डंडे से खुद का बचाव करता है। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई होती है। विनय ताकतवर है, लेकिन नीरज अपने दोस्तों को बचाने की आग में लड़ रहा है। झगड़ते हुए नीरज विनय को जोर से धक्का देता है। विनय लड़खड़ाता है और सीधा तालाब में गिर जाता है। तभी तालाब का पानी फिर से बुलबुले में बदल जाता है। पानी से असंख्य बुलबुले उठते हैं और एक भयानक आवाज में हंसी सुनाई देती है। तभी तालाब से धीरे धीरे विनय के ठीक सामने पानी में एक आकृति उभरने लगी। सफेद, फीकी, जैसे चांदनी की परछाई। मीरा। उसकी आंखें काली, खोखली, लेकिन उनके भीतर हल्की चमक थी, जैसे किसी अनजान जगह का संकेत। उसके लंबे भीगे हुए बाल पानी में फैलकर अंधेरी लहरों जैसे डोल रहे थे। उसकी सफेद शिफॉन ड्रेस पानी में तैरते हुए लहराती, लेकिन उसके कदम भारी और शांत थे, जैसे पानी भी उसके रास्ते में झुक रहा हो। विनय घबराकर पीछे हटने की कोशिश करता है। तभी मीरा जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख किसी इंसानी आवाज जैसी नहीं, बल्कि पानी की गहराई से उठती टूटी हुई गूंज जैसी थी। उसी पल उसके भीतर से एक तेज सफेद रोशनी फूटती है, इतनी चमकीली कि पूरा तालाब सफेद धुंध में बदल जाता है। रोशनी फैलते ही सब कुछ गायब सा औजारों में हो जाता है। पानी, धुंध, आसपास के पेड़, सब एक सफेद खालीपन में डूबने लगता है। तालाब के किनारे खड़ा नीरज ये देखकर डर से पीछे हटता है। रोशनी इतनी तेज थी कि वह अपनी आंखें हाथ से ढक लेने पर मजबूर हो जाता है। कुछ सेकंड तक सिर्फ सफेद चमक और मीरा की चीख की गूंज ही सुनाई देती रही। जब रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी, नीरज ने डरते हुए अपनी उंगलियों के बीच से झांका और फिर धीरे से हाथ हटाकर आंखें पूरी खोली। तालाब अब बिल्कुल शांत पड़ा था। पानी स्थिर, हवा ठंडी, और वहां किसी की मौजूदगी का कोई निशान नहीं। मीरा और विनय दोनों गायब थे। उसी क्षण नीरज देखता है, तालाब के किनारे रवि और सुमित और 4 गांव वाले बेहोश पड़े हैं। तभी तालाब का पानी काला हो जाता है और तालाब से आवाज आती है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ नीरज, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले पार्ट में।